हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद के एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भारतीय संविधान के विकास, भारतीय राज्य व्यवस्था का विकास का फर्स्ट पार्ट देखा था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 का चार्टर एक्ट तक हम लोगों ने देखा, समझा और अच्छे से क्लियर किया। आज भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी को के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने लेके आए हैं भारतीय संविधान के संवैधानिक विकास का भाग 2। अब जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के साथ साथ जब प्रशासक बन जाती है तो ब्रिटिश संसद द्वारा उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ एक्ट्स, कुछ नियम, कुछ रेगुलेशन बनाते हैं जिससे कंपनी अपनी दायरे में रहकर कार्य कर सके और अपने कार्य का संचालन कर सके। उस एक्ट को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा। फिर 1853 का चार्टर एक्ट था। उस एक्ट के बाद फिर जब 1857 आया तो 1857 में एक क्रांति हुई, जिसको एक विद्रोह हुआ, जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, जो मंगल पांडे द्वारा किया गया था, जिसमें मंगल पांडे ने चर्बी भरे कारतूसों से भरने से इंकार कर दिया और उत्तेजित होकर अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी, जिसके कारण वहीं से विद्रोह का प्रारंभ हुआ। और इस विद्रोह के से लगभग भारत अंग्रेजों के चंगुल से लगभग मुक्त ही हो चुका था, है ना। फिर इसके बाद ब्रिटिश जो शासन है, भारत का जो शासन है वो सीधे क्राउन के हाथों में चला जाता है, अर्थात ब्रिटिश राजा या रानी के हाथों में चला जाता है। और उनके द्वारा विभिन्न अधिनियम बनाए जाते हैं, विभिन्न एक्ट बनाए जाते हैं, जिसको हम अधिनियम के रूप में पढ़ेंगे। वो है 1858 का पहला अधिनियम। वहां से जब 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 आता है तो 1858 का अधिनियम बनाया जाता है। उस अधिनियम के तहत कुछ विशेष बदलाव आते हैं जिससे शासन को, प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वो जो अधिनियम थे उनका क्रम किस क्रम में था और उस अधिनियम के अंतर्गत शासन के रूल और रेगुलेशन में क्या चेंजेस आए, सारी बातें हम लोग इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1858 का अधिनियम। 1857 का विद्रोह हुआ। विद्रोह के एक साल बाद 1858 में एक अधिनियम आता है, उसको हम बोलेंगे 1858 का अधिनियम। ठीक है। अब इस अधिनियम के तहत क्या चेंजेस आए वो हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन आउट सॉर्ट आउट करेंगे और साथ साथ में याद करने की भी कोशिश करेंगे, जिससे कि आप एक बार दो बार वीडियो को देख लो तो आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की। जब 1857 का विद्रोह हुआ और 1858 का अधिनियम पारित होता है तो उसमें कहा जाता है कि कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। यहां से कंपनी का शासन क्या हुआ, समाप्त हो गया। कंपनी का शासन समाप्त होता है और शासन क्राउन के हाथ में चला जाता है। क्राउन मतलब ताज होता है, ताज। क्राउन शासन सीधे क्राउन के हाथों में चला जाता है, अर्थात ब्रिटिश राजा या रानी के हाथों में चला जाता है। उस समय पर वहां की महारानी थी विक्टोरिया वहां की क्या थी, महारानी, ब्रिटेन की विक्टोरिया वहां की महारानी थी। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। नेक्स्ट में अब भारत से कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है तो कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए 1858 के पहले, 1857 के पहले जो उसको नियंत्रण स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंट्रोलर्स की स्थापना की गई थी, संस्था की स्थापना की गई, जिससे कंपनी पर नियंत्रण रखा जा सके। अब कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का कार्य भी समाप्त हो गया। तो अब इनका कार्य नहीं रह गया। तो ब्रिटेन शासन द्वारा क्राउन द्वारा एक भारत सचिव का पद लाया गया। क्या लाया गया? भारत सचिव का पद लाया गया। अब ये भारत सचिव का पद जो था, जो भारत सचिव का जो पद था, जो भारत सचिव के पद पर रहता था, वो ब्रिटेन के संसद के मंत्रिमंडल का ही कोई न कोई सदस्य हुआ करता था। जो भारत सचिव के पद पर कार्यरत रहेगा वो ब्रिटेन के संसद का मंत्रिमंडल जो रहता है, उस मंत्रिमंडल का कोई न कोई सदस्य हुआ करता था। ठीक है, ये बातें हम लोग, ऐसा क्यों हुआ करता था? क्योंकि अगर वो मंत्रिमंडल का सदस्य रहेगा तो भारत के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रिटेन की सरकार को पूर्णतः जानकारी रहेगी, संपूर्ण जानकारी रहेगी कि कौन सा शासन कब लागू होना है, कब नहीं करना है और किससे हमको प्रॉफिट होगा, जिससे हम भारत से ज्यादा इनकम ले सकें। इसलिए जो भारत सचिव का पद था, उस पद के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जाना था वो था ब्रिटिश के संसद के मंत्रिमंडल का एक कोई न कोई सदस्य रहता था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि भारत सचिव का पद लाया गया। फिर ठीक है, अब भारत सचिव का पद लाया गया तो मतलब अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का काम था कि कंपनी के शासन पर नियंत्रण, मतलब कंपनी के शासन को सुचारू रूप से चलाने का कार्य था। उसी तरह से भारत के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रिटिश संसद में भारत सचिव का पद लाया गया। अब भारत सचिव का पद, तो भारत सचिव की सहायता के लिए नेक्स्ट पॉइंट है कि इस भारत सचिव की सहायता के लिए एक परिषद की गठन की गई, जिसका नाम है भारतीय परिषद। जिसका नाम था भारतीय परिषद। एक भारतीय परिषद का गठन किया गया। इस भारतीय परिषद में कुल 15 सदस्य थे। इन्हीं की सहायता से भारत में के शासन को नियंत्रण करना और सुचारू रूप से संचालन करने का कार्य किया जाता था। ठीक है, अब भारत का सचिव हो गया, उनके सहायक परिषद हो गए, सहायक मंत्री बोल सकते हैं, सहायक सदस्य हो गए। अब उसके बाद जो ब्रिटेन में भारत सचिव के रूप में कार्य करेगा, ब्रिटेन में जो भारत सचिव के रूप में कार्य करेगा, उसके ऑफिस का व्यय, मतलब उसके कार्यालय का व्यय, जो उसके मंत्री और उसका भारत सचिव और उसके मंत्री परिषद का जो ऑफिस का व्यय होगा, जो खर्च होगा, वो भारत से लिया जाने लगा और उसका नाम दिया गया होम चार्जेस। उसका नाम क्या दिया गया? होम चार्जेस। ध्यान से देखिए, तीनों एक दूसरे से लिंक है। यहां से देखिए सेकेंड पॉइंट ये इससे लिंक है और ये इससे लिंक है। देखिए सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि भारत के सचिव के पद की बात की गई है तो भारत का सचिव का पद होगा, उनकी सहायता के लिए 15 सदस्य मतलब भारतीय परिषद का गठन होगा। फिर इसके बाद भारत सचिव तथा उसके सदस्यों के ऑफिस का व्यय ब्रिटेन द्वारा भारत से होम चार्जेस के रूप में लिया जाने लगा। मतलब उनसे भारत से उनका चार्ज क्यों लिया जाना, ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि वो भारत के लिए कार्य कर रहे थे, भारत के शासन प्रशासन की व्यवस्था के लिए वो कार्यरत थे, इसलिए उन्होंने भारत से वो व्यय, उनके ऑफिस का व्यय होम चार्जेस के रूप में लिए जाने लगे। ठीक है, अब यहां तक तो हमारे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे कि पहले जैसे गवर्नर था, फिर गवर्नर से गवर्नर जनरल हुआ, गवर्नर जनरल से, ठीक है, तो उसी तरह से अब गवर्नर जनरल की जगह, गवर्नर जनरल जो पोस्ट हुआ करता था, पद हुआ करता था, उसको समाप्त कर उसकी जगह पर वायसराय का पद लाया गया। वायसराय का पद लाया गया। ठीक है, वायसराय राजा का जो प्रतिनिधि होता था, प्रतिनिधित्व करता था, राजा का प्रतिनिधि होता था। तो वायसराय, और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 का जब विद्रोह हुआ तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो एज ए गवर्नर कार्यरत थे।
ठीक है, उन्हीं को यह पहला मौका मिला वायसराय बनने का। इसलिए भारत के प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, अब फटाफट एक बार रिवीजन करते हैं और रिवीजन की दृष्टि से देखते हुए याद करने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं है, बस आपको 3 से 4 पॉइंट इसमें देखना है और याद करने की कोशिश करना है, दिमाग में रखना है, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे और कुछ नहीं है। चलिए, 1858 का अधिनियम की बात कर रहे थे हम लोग। तो 1858 के अधिनियम में पहला पॉइंट यही था कि कंपनी का शासन समाप्त हुआ और शासन सीधे क्राउन के हाथ में गया, अर्थात ब्रिटिश राजा रानी के हाथ में गया। उस समय ब्रिटेन की रानी थी विक्टोरिया। फिर इसके बाद जब शासन समाप्त हो गया, जब कंपनी का शासन समाप्त हुआ, तो कंपनी पर नियंत्रण रखने वाले भी समाप्त होंगे। तो पहले कंपनी पर नियंत्रण कौन रखता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ठीक है, वो भी समाप्त हुए। अब क्या हुआ कि जब वो समाप्त हुए तो अब ब्रिटेन संसद द्वारा, ब्रिटिश शासन द्वारा एक पद लाया गया, वो था भारत सचिव का पद। भारत सचिव का पद। अब भारत सचिव के पद का यहां पर नियुक्ति होती है। अब भारत सचिव के पद के लिए अब अकेला बंदा इतना बड़ा शासन तो चला नहीं सकता, तो उनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक ग्रुप बनाया गया, एक परिषद बनाया गया, जिसे नाम दिया गया भारतीय परिषद। ये था अपना थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अब सचिव का पद हो गया, सचिव के मंत्री परिषद हो गए, भारतीय परिषद हो गए। अब उसके नेक्स्ट पॉइंट में तो जो भारत के सचिव थे और उनके सहायक सदस्य थे, उनके ऑफिस का व्यय भारत से होम चार्जेस के रूप में लिया जाने लगा। भारत से ही होम चार्जेस के रूप में लिया जाने लगा, क्योंकि भारत का जो सचिव था वो भारत के लिए कार्य करता था, इसलिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट है गवर्नर जनरल का पद समाप्त किया गया और उसकी जगह वायसराय का पद लाया गया। भारत के प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, बस इतना याद करना है आपको, इसमें दिमाग में रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां से क्वेश्चन कैसे निकल के बाहर आते हैं 1858 की अधिनियम से। पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि कंपनी का शासन किस अधिनियम के अंतर्गत समाप्त किया गया था? तो वो था 1858 का अधिनियम। ठीक है, यहां से बनेगा बिल्कुल। अब सेकंड बनेगा कि भारत सचिव का पद सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत प्रयुक्त किया गया? तो वो है 1858 का अधिनियम। इस तरह के क्वेश्चंस आपको निकल के बाहर आएंगे। बस ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है, हर जगह देखने को मिल जाता है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। इस तरह से हम लोगों ने 1858 का अधिनियम देखा। अब हम लोग देखते हैं 1861 का, जस्ट 3 साल बाद 1861 का अधिनियम डिस्कस किया। अब हम लोग बात करेंगे जस्ट 3 साल बाद 1858 के जस्ट 3 साल बाद 1861 का अधिनियम। 1861 में एक अधिनियम आया, उसके अंतर्गत क्या बदलाव आए वो हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है पुनः एक विधि सदस्य की नियुक्ति होती है। देखिए, पहले परिषद में, गवर्नर के परिषद में पहले 4 सदस्यों की नियुक्ति हुई, फिर इसके बाद 3 हुए, उनके शक्ति को बढ़ाने के लिए 3 हुए, फिर इसके बाद एक विधि सदस्य जोड़कर फिर 4 हो गए। अब एक विधि सदस्य की नियुक्ति पुनः होगी, तो ये 1 मिला के कितने हो जाएंगे? 5 प्लस 1 वायसराय, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5 प्लस 1, है ना। इस तरह से एक और विधि सदस्य की नियुक्ति हो जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको मतलब कहीं ना कहीं आप देखने को मिल ही जाएगा कि भारत में विधानसभा की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई? तो वो 1861 के अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम विधानसभा की स्थापना हुई। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वायसराय अपने कार्यकारी परिषद में, मतलब अपने कार्यकारी सदस्य परिषद, कार्यकारी जो परिषद में के रूप में जो सदस्य कार्य कर रहे हैं वायसराय के लिए, उनकी नियुक्ति करने का अधिकार वायसराय को दिया गया। उसमें वायसराय कम से कम 6 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा 12 सदस्यों की नियुक्ति
कर सकता है। ठीक है, कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 12 सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार वायसराय को दिया गया। ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत? 1861 के अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वायसराय को बहुत ही पावरफुल एक पावर दिया गया जो है कि अध्यादेश। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक विधानसभा की स्थापना और एक वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी विकट स्थिति या परिस्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। वो किस अधिनियम के अंतर्गत? 1861 के अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, तो कुछ नहीं है, इसमें 2 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, विधानसभा की स्थापना और वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। तो फटाफट रिवीजन करते हैं, एक बार याद कराने की कोशिश करता हूं मैं। कुछ नहीं, 1861 का अधिनियम फटाफट देखिए। 1861 का जब अधिनियम आया तो उसमें कहा गया कि एक पुनः एक विधि सदस्य को और ऐड किया जाए, मतलब 5+1, पहले 4 थे, एक विधि सदस्य और आया, 5 हो गए, एक वायसराय। फिर सेकंड, विधानसभा की स्थापना हुई, भारत में सर्वप्रथम विधानसभा की स्थापना हुई तो 1861 के अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट आएंगे तो वायसराय को अपनी कार्यकारी परिषद में कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 12 सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो भारत के वायसराय को विकट स्थिति या परिस्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ये था 1861 का अधिनियम। तो अब हम लोग बात करेंगे 1892 का अधिनियम। हम लोगों ने देख लिया 1858, 1861, अब हम बात करेंगे 1892 का अधिनियम। 1892 में एक अधिनियम आया, उसके अंतर्गत प्रमुख 2 या 3 पॉइंट रखे गए, जो प्रमुख 2 या 3 पॉइंट रखे गए जो भारत में प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में शामिल किया गया। पहला पॉइंट था वायसराय को कार्यकारी परिषद में, वायसराय जस्ट इसके बाद 1861 का जब हम लोगों ने अधिनियम पढ़ा तो उसमें देखा कि वायसराय को ये अधिकार प्राप्त था कि वो अपनी कार्यकारी परिषद में कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 12 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। थोड़ा सा उसको और पावर दिया गया और पावर बढ़ा दिया गया, और 1892 का जब अधिनियम आया तो वायसराय को यह शक्ति प्रदान की गई, यह अधिकार दिया गया कि वह अपनी कार्यकारी परिषद में कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 16 सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। ये 1892 का अधिनियम के तहत ऐसा कहा गया। ठीक है, अब बात करते हैं उसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको, कि भारत में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किस अधिनियम के तहत हुआ? तो वो 1892 के अधिनियम के तहत हुआ। भारत में निर्वाचन पद्धति का आरंभ 1892 का अधिनियम के तहत हुआ। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद मतलब विधानसभा स्थापना कब हुई? इसके जस्ट पहले हुई थी विधानमंडल की, विधानसभा की स्थापना। कौन से? 1861 के अधिनियम के तहत। अब इस अधिनियम में भारतीयों को थोड़ा सा अधिकार दिया गया कि जो वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता था विधानमंडल में, विधान परिषद में, तो उसमें भारतीयों को इतना अधिकार दिया गया कि आप उस पर इंटरफेयर कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, और आपके मन में कुछ प्रश्न हैं तो आप उस बजट से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लेकिन उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। उनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया गया, जबकि बहस करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में वार्षिक बजट पर बहस और प्रश्न करने का अधिकार भारतीयों को दिया गया, लेकिन वोटिंग करने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, ये किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1892 के अधिनियम के तहत। ठीक है, हालांकि
अंग्रेजों का, ब्रिटिश लोगों का यह मानसिकता नहीं थी कि हम भारत के प्रशासन को मजबूत करें। उनका यही था, उनके दिमाग में केवल यही था कि हम भारत के प्रशासन को किस तरह से चलाएं कि हमको प्रॉफिट हो। उनका मोटिव ये था, उनका मोटिव ये नहीं था कि भारत के प्रशासन को हमको मजबूत बनाना है। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते हुए सन 1909 में एक अधिनियम आया। उस अधिनियम का नाम है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार क्यों हुआ? क्योंकि मार्ले जो थे वो ब्रिटेन में भारत सचिव के रूप में कार्यरत थे और मिंटो भारत में वायसराय के रूप में कार्यरत थे। इसलिए इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। बात समझ में आई? फिर से एक बार सुनिए कि जो मार्ले थे ये ब्रिटेन में भारत सचिव के रूप में कार्यरत थे। मार्ले ब्रिटेन में भारत सचिव के रूप में कार्यरत थे और मिंटो भारत में वायसराय के रूप में कार्यरत थे। इसलिए 1909 के जो अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अधिनियम को क्यों कहते हैं। एक तो क्वेश्चन तो यहीं से बन रहा है, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, तो वो है 1909 का अधिनियम। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है, इसमें विधानमंडल को और शक्ति प्रदान की गई। थोड़ा सा उसका आकार बढ़ाया गया, मतलब सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और उसको थोड़ा शक्ति और प्रदान किया गया, जिससे वह अपनी शक्ति के बल पर और अच्छे से शासन को चला सके, प्रशासन को चला सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो भारतीयों को अब देखिए थोड़ा थोड़ा पावर हर एक अधिनियम में थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जा रहा है बस। तो 1892 के अधिनियम के तहत की अगर बात करें तो वार्षिक बजट पर बहस करने तथा उस पर प्रश्न करने का अधिकार भारतीयों को दिया गया। लेकिन जब 1909 का मार्ले मिंटो सुधार आया तो उसके अंतर्गत भारतीयों को सार्वजनिक विषयों पर भी प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। मतलब मानव के हित से जुड़े हुए कोई भी सार्वजनिक या सामाजिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को यहाँ से प्रदान किया गया मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत या 1909 के अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट रहा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। बहुत इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो यही से इस 1919 के अधिनियम के इस पॉइंट से अगर हम बात करें तो एक धर्म में फूट डालने की बात यहीं से आ जाती है। ठीक है, देखिए पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीट दिया गया। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार के इस पॉइंट के तहत फूट डालो राज्य करो, फूट डालो शासन करो को और बल मिल गया। अंग्रेजों का जो कहावत था कि फूट डालो और शासन करो, तो इस पॉइंट के अंतर्गत उनको थोड़ा सा और बल मिल गया। ठीक है, इसीलिए इस अधिनियम को, इस मार्ले मिंटो सुधार को सांप्रदायिकता का जनक वाला अधिनियम कहा जाता है। इसी कारण 1909 के अधिनियम को या मार्ले मिंटो सुधार को सांप्रदायिकता का जनक वाला अधिनियम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सांप्रदायिक से रिलेटेड बात कही गई है ना। चलिए, तो ये हम लोगों ने देख लिया 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया। एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं मार्ले मिंटो सुधार का, फटाफट याद करने की कोशिश करते हैं। कुछ नहीं है भाई, देखो पहला पॉइंट, विधानमंडल के आकार और उनकी शक्ति को थोड़ा सा वृद्धि कर दी गई, उनको बढ़ा दिया गया। उनके आकार मतलब सदस्यों की संख्या और शक्ति को बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, पहले भारतीयों को, इसके जस्ट पहले के अधिनियम में भारतीयों को केवल वार्षिक बजट पर प्रश्न करने था, बहस करने का अधिकार प्राप्त था।
लेकिन जब 1909 का अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार का अधिनियम आया तो इस अधिनियम के तहत भारतीयों को सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न करने तथा बहस करने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट, पृथक निर्वाचन के आधार पर निर्वाचन के अलगावीकरण के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षित सीट प्रदान कर दी गई। अब क्या हुआ, यहाँ अलगाव वाली बात अगर आ गई है, यहीं पे अलगाव वाली बात आ जाती है, तो इसीलिए इसको सांप्रदायिकता का जनक, मतलब इसी पॉइंट के कारण इस अधिनियम को 1909 के अधिनियम को या मार्ले मिंटो सुधार को सांप्रदायिकता का जनक वाला अधिनियम कहते हैं। बस इतना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहा गया है? जो ये पहले वाले हैं ये ब्रिटेन में भारतीय सचिव के रूप में, भारत के सचिव के रूप में कार्यरत थे, और ये जो दूसरे वाले हैं ये भारत में वायसराय के रूप में कार्यरत हैं, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ठीक है, सेम जैसे 1909 के अधिनियम के तहत मार्ले मिंटो सुधार है, सेम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये कब आया? 1919 में। तो हम लोग बात करेंगे 1919 का अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब इसके अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम और 1909 का अधिनियम, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, उसमें से 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एक करके कि क्या इसमें पॉइंट्स आए हैं। पहला पॉइंट है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। देखिए, अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। आज जो हमारा संविधान है, संविधान का जो मेन पार्ट है संसद, पार्लियामेंट, उसमें जो दो सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन, मतलब राज्यसभा और लोकसभा, तो वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से? तो उच्च सदन और निम्न सदन का जो नाम मतलब पहली बार अगर आया है कहीं, तो वो 1919 के अधिनियम के तहत अंतर्गत आया है। कहाँ? 1919 का अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया। उसमें उच्च सदन, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसको हम आज राज्यसभा के नाम से जानते हैं, निम्न सदन, काउंसिल ऑफ असेंबली, जिसको हम आज लोकसभा के नाम से जानते हैं। और जब दोनों सदन को अपनाया गया तो प्रारंभिक रूप में, मूल रूप से इसमें उच्च सदन में 60 सीट तथा निम्न सदन में 144 सीट रखा गया था। ठीक है, बस इतना ही। मतलब अब इसे क्वेश्चन यहाँ से आएगा आपका कि भारत में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत लाई गई थी? तो वो है 1919 के अधिनियम के अंतर्गत या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत। ठीक है, अब आती है बात प्रांतों में द्वैत शासन। अब यार एक बात पर ध्यान रखिएगा कि द्वैत शासन और द्विसदनीय दोनों बहुत ही अलग चीज है। एक नजर से दोनों को नहीं देखना है, एक ही नजरिए से नहीं देखना है, दोनों अलग है। ये एक सदन है, दो सदन की व्यवस्था है, और ये शासन की व्यवस्था है। शासन करने का दो तरीका, दो रास्ता। ठीक है, इसलिए इसको द्वैत शासन कहते हैं। प्रांतों मतलब राज्यों में, प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। ठीक है, द्वैत शासन मतलब दो प्रकार से शासन करना। ठीक है, वो था एक आरक्षित और एक था हस्तांतरित। एक था आरक्षित और एक था हस्तांतरित। ठीक है, तो वैसे भी जब प्रांतों में शासन, जब द्वैत शासन लागू हुआ तो वायसराय अपनी कार्यकारी परिषद के साथ कार्यकारी के साथ शासन करना शुरू करते हैं और विधानसभा अपने मंत्री परिषद के साथ शासन करना शुरू कर देती है। तो जो आरक्षित वाला है, जो आरक्षित क्षेत्र है, तो वायसराय अपने कार्यकारी परिषद के साथ शासन करना शुरू करते हैं और उसके अंतर्गत जो प्रमुख चीजें हैं, जैसे पैसे से जुड़ा हुआ या राजस्व से जुड़ा हुआ जो कार्य थे, वो आरक्षित में रखा गया।
वो आरक्षित में रखा गया और वो किसी के प्रति उत्तरदायी भी नहीं थे, वो किसी के प्रति उत्तरदायी भी नहीं थे। ठीक है, अब हस्तांतरित की बात करें तो विधानमंडल में या विधानसभा में अपने मंत्रिपरिषद के साथ जो भी निर्णय लेते थे, कार्य करते थे, उनमें भारतीयों को लोकल कार्य दिए गए थे। लोकल कार्य दिए थे जैसे शिक्षा क्षेत्र हो गया, स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया, मतलब लोकल काम दिए गए थे। ठीक है, नॉर्मल काम दिए गए थे और वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी भी होंगे, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी भी होंगे। दोनों अलग अलग चीज हैं। दो प्रकार के शासन मतलब द्वैत शासन, मतलब दो एक ही राज्य में दो प्रकार से शासन करना द्वैत शासन कहलाता है। तो इसमें से एक हस्तांतरित होता है, एक आरक्षित होता है और एक हस्तांतरित होता है। इसमें क्या करते थे, वायसराय अपनी कार्यकारी परिषद के साथ शासन करते थे। इनमें प्रमुख चीजों को रखा जाता था, जैसे पैसे से लेन देन, पैसे से संबंधित कार्य, राजस्व से जुड़े हुए कार्य, ऐसे कार्यों को आरक्षित कार्यकारिणी में रखा जाता था, आरक्षित शासन में व्यवस्था में रखा गया था, जिसमें वायसराय शासन करते थे और वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। इसी तरह से हस्तांतरित की बात करें तो विधानसभा के मंत्रिपरिषद के साथ शासन व्यवस्था किया जाता था, शासन किया जाता था। उसमें लोकल कार्यों को रखा गया था, भारतीयों को लोकल कार्य करने का अधिकार दिया गया था, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र से जुड़े हुए ऐसे कार्य दिए गए थे और वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी भी थे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट बहुत इजी है। पहले में द्विसदनी व्यवस्था कब लाई गई? मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड सुधार के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट है द्वैत शासन, ये आपको हर एक क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत लाई गई? तो मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड सुधार या 1919 के अधिनियम के अंतर्गत लाई गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, प्रत्यक्ष चुनाव को अपनाया गया। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव को अपनाया गया 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। और सांप्रदायिकता का चुनाव, फिर से वही बात आ गई, बांटने वाली बात यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पर सिखों को भी, जैसे कि आपने पिछले में पढ़ा था 1909 में को मुस्लिमों को आरक्षित सीट प्रदान किया गया, इसी तरह से सिखों को भी यहाँ पर निर्वाचन पृथक्करण के आधार पर इनको भी एक सीट प्रदान किया गया। इस तरह से हम लोगों ने 1919 का अधिनियम भी पढ़ लिया, समझ लिया। यहाँ से क्वेश्चंस बस शासन, सदनी व्यवस्था, द्विसदनी व्यवस्था और द्वैत शासन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। चलिए तो हम लोग बात करेंगे अब 1935 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम के बारे में अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज का लास्ट है। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ कि पहला पॉइंट अगर हम ध्यान से देखें कि अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ, संघ शब्द का यूज भारत के लिए पहली बार, संघ शब्द का यूज भारत के लिए पहली बार 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया। अखिल भारतीय संघ ब्रिटेन द्वारा यह माना गया कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है, मतलब विभिन्न राज्यों को मिलाकर एक भारत देश है, भारत एक संघ है। ठीक है, पहली बार ब्रिटेन द्वारा यह मान लिया गया। ठीक है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। संघ वर्ड पहली बार यूज किया गया भारत के लिए 1935 के अधिनियम के अंतर्गत और ब्रिटेन द्वारा मान लिया गया कि भारत विभिन्न राज्यों वाला एक देश है, एक संघ है। अब इस पॉइंट को भी छोड़ते हैं, इस पॉइंट पर पहले आते हैं। अभी हम लोगों ने जस्ट 1919 के अधिनियम के अंतर्गत देखा कि प्रांतों में द्वैत शासन था। ठीक है, अब नेक्स्ट अधिनियम में आते हैं। 1935 का जब अधिनियम आता है तो प्रांतों से द्वैत शासन क्या हुआ? समाप्त हो गया। प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया
और प्रांतों में कौन सा शासन लागू किया गया? स्वायत्तता का शासन लागू किया, स्वायत्तता की छूट दी गई। मतलब राज्यों और प्रांतों या राज्यों को छूट दिया गया कि वह अपने स्वायत्तता के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर शासन कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रांतों को छूट दिया गया। और फिर अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। तो प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त होता है और केंद्र पर द्वैत शासन का लागू होना। केंद्र पर द्वैत शासन लागू, याद रखिएगा 1919 के अधिनियम में प्रांतों में केंद्र शासन था और 1935 का जब अधिनियम आया तो प्रांतों से द्वैत शासन समाप्त किया गया, केंद्र में द्वैत शासन लागू हुआ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आया है, तो कार्यों को सूची के आधार पर बांटा गया। कार्य जिसे आप पढ़े होंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो राज्यों के कार्य है राज्य सूची में रखा गया, संघ के कार्य है संघ सूची में रखा गया और समवर्ती सूची ऐसा सूची है जिसमें राज्य और संघ दोनों मिलकर कार्य करें। तो कार्यों को संघ के मतलब सूचियों के आधार पर बांटा गया 1935 के अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो भारत में संघीय न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट एवं संघीय बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भारत में सर्वप्रथम दिल्ली में हुआ। अब आप एक बात क्वेश्चन मन में आ रहा होगा, अब मैं ही बताता हूं कि जो संघीय न्यायालय है, तो सर आपने बताया कि सन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सन 1974 में कोलकाता में भी सर्वोच्च न्यायालय की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। हाँ हुई थी, लेकिन अब वो दौर निकल चुका है। वो हुई थी, अब वो कोलकाता की कोलकाता में ही रह गई, लेकिन एक नई व्यवस्था लाई गई 1935 का अधिनियम के तहत एक नई स्थापना की गई, वो है संघीय न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय और आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ की गई? दिल्ली में की गई। ठीक है, इस तरह से आज हम लोगों ने 1935 तक के अधिनियम को देख लिया है ना। अब इसके बाद 1947 में 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना की बैठक होती है। उस बैठक में पूरे भारत से प्रत्येक 10 लाख लोगों से एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है और उस तरह से कितने लोग किस प्रांत से आए हैं, टोटल 389 लोगों का चुनाव होता है, 389 लोग सम्मिलित होते हैं। ये सारी बातें हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फिर इसके बाद फिर 1935 के बाद 1935 अधिनियम के बाद की जो बातें होंगी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं छूटने वाला। बस प्रॉपर तरीके से आप वीडियो को देखते रहिए और कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आया। सारी बातें हमसे बताइए, मेरे से रूबरू रहिए। इसके बाद फिर देखिए पढ़ने में कितना मजा आता है। जय हिंद।